नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका और आज दर्शकों कार्यक्रम में हम आज की जो चर्चा है वो बड़ी ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बेहद ही एक स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या पर बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको नाम बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के पेन के बारे में। आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस परेशानी से ग्रस्त होंगे, तो बिल्कुल आप अपने प्रश्नों के साथ आज तैयार रहिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी परेशानी का समाधान आपको दे सकते हैं, जानकारी आपको दे सकते हैं। बिल्कुल आपको, लेकिन उसके लिए हमसे जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए संपर्क सूत्र मैं आपको बता देती हूँ। हमारे फ़ोन नंबर्स आप नोट कर लें। पहला हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी आपके लिए हम लेकर आते हैं, जिसका नंबर है 1800-233-0040। जी हाँ, तो इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और लेकिन विषय पर आने के पहले, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं तिथि, तो बिल्कुल चलिए डालते हैं आज की तिथि के ऊपर नजर कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है मार्गशीर्ष और आज है इस माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। तारीख है 6 दिसंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का आप सभी का दिन मंगलमय हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और डालते हैं नज़र आज के दिन के इतिहास पर कि कौन कौन सी वो सभी घटनाएं थी जो आज के दिन बीते कल में घटित हुई थी। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। सन 1732 में वारेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था। जी हाँ, ब्रिटेन में जन्मे वारेन का नाम इतिहास में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर दर्ज है। सन 1907 में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी लूट की पहली घटना चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। अब यह स्थान बांग्लादेश में आता है। सन 1917 में फिनलैंड ने खुद को रूस से स्वतंत्र घोषित किया था। सन 1921 में ब्रिटिश सरकार और आयरिश नेताओं के बीच हुई एक संधि के बाद आयरलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का स्वतंत्र सदस्य घोषित किया था। सन 1946 में भारत में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। सन 1956 में भारतीय राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान, शिक्षाविद और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था। सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिख छात्रों को अपने साथ कृपाल ले जाने की और मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने की इजाज़त मिली थी। तो जी हाँ, ये थी वो सारी तमाम घटनाएं जो 6 दिसंबर के दिन घटित हुई थी बीते हुए कल में। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी के साथ साझा करते हैं आज का सुंदर सा विचार। तो चलिए देखते हैं क्या विचार आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। समय को समझना समझदारी है, समय पर समझ लेना जिम्मेदारी है। जी हाँ, समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन दर्शकों अगर हम समय पर समझ लेते हैं, समय पर समझना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और आप सबने वो कहावत सुनी ही होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब समय बीत जाता है तो चीज़ों का महत्व भी कम हो जाता है, इसलिए समय के साथ तालमेल बिठाना बेहद ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आज हम किन विषयों पर बात करेंगे आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या पर हम बात करने वाले हैं, सर्वाइकल पेन पे। इसी के साथ आज हम, जैसे कि इतिहास में हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है, तो आज हमारे साथ इस विषय पर अंबेडकर विचारक भी इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ आज के हमारे विशेषज्ञ। जी हाँ, जो हमसे सर्वाइकल दर्द एवं उपचार पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है, डॉक्टर वकील खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल, और इसी के साथ आप सभी को बताना चाहूँगी सर यूट्यूब पर भी हैं। जी हाँ, यूट्यूब पर भी वो बहुत छाए हुए हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो जो भी अपना उनका नॉलेज है वो वहाँ पर भी साझा कर रहे हैं। सर पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका कार्यक्रम में। और इसी के साथ आपको बताती हूँ कि आज के मेहमान के तौर पे हमारे साथ कौन है। करुणा भुजारी जी आज हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आप भारतीय बौद्ध महासभा की प्रदेश सचिव हैं। इसी के साथ आप महिला सशक्तिकरण में कार्यकारिणी हैं और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पे पदस्थ हैं। जी हाँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैम अंबेडकर विचारक भी हैं, तो आज अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर विचार विमर्श चर्चा के लिए आज वो हमारे साथ हैं और अंबेडकर जी के बारे में आज हम बहुत कुछ उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वाइकल के दर्द से। जी हाँ, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, और अगर आप नहीं जूझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास कोई ना कोई होगा जिसके मुंह से आप अक्सर सुन सकते हैं कि हमें सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो सर्वाइकल का दर्द है ये असल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले इसी बात से आपको अवगत कराते हैं और सर से जानते हैं कि एक्चुअल में सर्वाइकल का जो दर्द है, सर जो सर्वाइकल पेन है वो क्या है। जी, तो दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर वकील खान आज आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम होती क्या है ना। तो देखो, सर्वाइकल आज के समय में आप देखते हैं तो सर्वाइकल में जैसे एक प्रॉब्लम चल रही है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है। एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे टर्म्स यूज किए जाते हैं, सर्वाइकल डिस्क बल्ज, सर्वाइकल हर्निएटेड, यानी ये सारे प्रॉब्लम। यानी सर्वाइकल एक्चुअली होता क्या है ये आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, है ना। तो अब इन 33 रीढ़ की हड्डियों जैसे सिर से स्टार्ट होती है, नीचे कमर के नीचे तक जाती हैं। तो अब इनको क्या हमने क्लासिफाइड कर दिया, यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जो हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल, यानी गर्दन में हमें 7 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। एक C1 बोलते हैं सबसे पहले नंबर की, C2 उसके नीचे वाली, C3, C4, C5, C6, C7 तक, यानी 7 हड्डी हमने सर्वाइकल में दे दी। यानी सर्वाइकल मतलब गर्दन वाले एरिया को एक तरह से बोला जा रहा है। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे आप थोरेक्स में, यानी चेस्ट के पीछे वाले एरिया में, वहां आप देखेंगे वहां हमारे 12 हड्डियां होती हैं, यानी 12 रीढ़ की हड्डियां होती हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे उनको T1, T2, T12 तक उनको काउंट किया जाता है ना। या इनको डोर्सल भी बोल सकते हैं, D1, D2, कहीं कहीं आपको रिपोर्ट्स में या कहीं सुनने को मिल सकता है, डोर्सल भी उन्हीं को सेम बोला जा रहा है। इसके बाद में 12 हो जाएंगी थोरेक्स की, यानी चेस्ट के पीछे। उसके नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको फिर लंबर एरिया मिलेगा। लंबर मतलब कमर वाला एरिया जो पेट के पीछे होता है। अब लंबर में हमारी 5 हड्डियां होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5, है ना। जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई L4, L5 में प्रॉब्लम है हमें लंबर में, है ना। L5, S1 में नस दब गई है, ऐसे सुने होंगे। तो ये L5 तक होगा। इसके बाद फिर 5 सैक्रम में होती हैं। सैक्रम 5 फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन जाती है, जिसको सैक्रम बोन बोला जाता है। और फिर लास्ट में 4 कॉक्सिक्स होती हैं, है ना। तो अब आज हम इसमें टॉपिक में हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सर्वाइकल गर्दन वाले एरिया को बोला जा रहा है। तो जब गर्दन की रीढ़ की हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम बोला जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है ना। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल तो गर्दन हो गया, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से, और लोसिस मतलब डीजेनरेटिव चेंजेस आना, यानी कि जब उसमें टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है गर्दन की रीढ़ की हड्डी और डिस्क के अंदर, उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा एक टर्म होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो भाई आइटिस अगर कहीं भी जुड़ता है किसी भी पीछे वर्ड के पीछे तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जैसे स्पॉन्डिलाइटिस मतलब स्पॉन मतलब डिस्क हो गया और हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, उसमें जब स्वेलिंग आने लगेगी तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाएगा। तीसरा जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन जो चल रहा है वो है डिस्क बल्ज, यानी सर्वाइकल डिस्क बल्ज, है ना। यानी डिस्क हर्निएटेड बोल सकते हैं या डिस्क बल्ज बोल सकते हैं या डिस्क प्रोट्रूजन बोल सकते हैं उसको। इसका मतलब होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं वहां से नस निकलती है। जैसे मेरे पास ये मॉडल भी है, जैसे आप देखना चाहेंगे तो इसमें हमने ये खोपड़ी ली है ना, इसका लिया, इसके नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो गई है ना। अब ये जैसे आपको साइड में दिखाना चाहूंगा मैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डियों का मॉडल, ये भी गर्दन का ही है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर जो है हमारा C1 है, इसके बाद C2, C3, C4, C5, C6, C7, यानी 7 ये गर्दन की रीढ़ की हड्डियां हैं। अब इनमें होता क्या है कि इनके बीच बीच में एक डिस्क रखी रहती है, यानी कि उसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क, है ना। अब इस इंटरवर्टिबल डिस्क एक तरह का एक कुशन है, एक तरह का। मान लो अगर ये डिस्क नहीं होती, रबड़ जैसा एक रहता है, नहीं होता तो हमारी हड्डी एक दूसरे के आगे ऊपर चिपक जाती है और हड्डी एक डंडे जैसा हो जाता, हम गर्दन ना आगे मोड़ पाते ना पीछे, किधर भी नहीं होता। तो भाई ऊपर वाले ने क्या किया कि बीच बीच में इसमें डिस्क लगा दी, जिससे कि हम गर्दन आगे पीछे कर पाए। अब इस डिस्क में होता क्या है कि एक अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, एक जेल लाइक एक सब्सटेंस भरा रहता है, उसको चारों साइड से बाहर से बंद करके रखता है, फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब इस पर वजन पड़ता है या कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आगे मैं बताऊंगा, तो वो डिस्क में से जेल बाहर आता है। जेल बाहर आने के बाद में ये हमारी जो नस दिख रही है, जैसे इधर साइड में दिखेंगी आधी और आधा इधर, यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों में
ये नस निकल के कंधे से होती है, हमारे हाथों के लिए जाती है एक्चुअली। तो वो डिस्क में से जेल गया पीछे, और पीछे ये हमारी पीले कलर की जो नस होती है, इनको नर्व्स बोलते हैं, ये दब जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं नर्व कंप्रेशन, जैसे आपने सुना होगा, जिसकी वजह से हाथों में तकलीफ आने लगती है। तो इसको डिस्क बल्ज, मतलब वो जेल बाहर आ गया, या डिस्क बल्ज हो गई, या डिस्क प्रोट्रूजन हो गया, है ना, और जो नस दब गई उसको बोलेंगे हम डिस्क या नर्व कंप्रेशन। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं आपको ऐसे लक्षण वगैरह भी बताना चाहूंगा आगे, मैडम अगर इजाजत देंगी तो। जी बिल्कुल सर, इसके पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो सर्वाइकल का कि कभी कोई नस दबने के कारण या फिर जो भी आपने कारण बताए, ये सब होने से जो सर्वाइकल का पेन होता है, ये लगभग हमारे किन किन बॉडी पोर्शंस को कवर कर लेता है? क्योंकि कई बार हमें यहाँ पेन हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर्वाइकल के कारण हो रहा है, हम कुछ और ही समझते रहते हैं उसे। इसको मैडम लक्षण बोल सकते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लक्षण क्या होती हैं। तो देखिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लक्षण जो होते हैं कि एक तो हमारी गर्दन के अंदर असहनीय दर्द हो सकता है ना, यानी गर्दन के अंदर दर्द हो रहा है। दूसरा, हमारी गर्दन के अंदर स्टिफनेस यानी कि टाइटनेस आ गया, गर्दन जकड़ गया, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। तीसरा, इसमें गर्दन की अगर नस दबी है तो भाई वो दर्द जो है हमारी गर्दन से हाथ में जाती है, क्योंकि जो सर्वाइकल नर्व्स होती है निकल के हमारे हैंड्स में एक्सटेंड करती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब नस दबती है, नर्व कंप्रेशन होता है, तो हमारे हाथ में नमनेस, जिसको हम जैसे झुंझुनी आना बोलते हैं, सुई जैसा चुभना जैसे लक्षण आ सकता है ना, हाथ में नमनेस या फिर सुनपन भी आ सकता है। टिंगलिंग, जिसको झुंझुनी अभी मैं बोल रहा था, सुई जैसा चुभना, ये लक्षण आ सकता है। हाथ में कमजोरी हो सकती है, हाथों में अंदर दर्द हो सकता है ना, गर्दन के अंदर कमजोरी हो सकती है। अब ये दोनों, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था ना कि दोनों साइड में नस निकली रहती है, लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट हाथ की, या राइट साइड में राइट हाथ की हमारी। तो जिस साइड की नस दबेंगी उस साइड की आपको तकलीफ आएगी। जैसे मेरा ये राइट साइड है, राइट साइड की नस दबी तो राइट हैंड में मेरे को प्रॉब्लम आने लगेगा, अगर लेफ्ट साइड की दबी तो लेफ्ट हाथ में मेरे को प्रॉब्लम आने लगेगा। ठीक है, तो वो इसको हम देख के बता सकते हैं कि आपको सर्वाइकल नस दबी है या फिर ओनली गर्दन के अंदर है, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या स्वेलिंग आ गई, या फिर स्पॉन्डिलोसिस मतलब डीजेनरेटिव टूट फूट होना स्टार्ट हो गया हुआ, तो उसको देख के हम बता सकते हैं। अगर मान लो इसको डायग्नोस भी करना है तो हम एक्सरे करवा सकते हैं या एमआरआई करा सकते हैं अपन, है ना, तो इससे हम कर सकते हैं, इसको लक्षण बोलते हैं। जी बिल्कुल सर, ये जो आपने कारण बताया, और इसके पहले जब आप बता रहे थे तो आपने दो टर्म्स यूज करी थी, स्पॉन्डिलिसिस और स्पॉन्डिलाइटिस। मैं चाहूंगी कि इनका अंतर बताते हुए इन दोनों ही परेशानियों का विस्तार में बताएं। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलती हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, स्पॉन मतलब स्पाइन और लोसिस मतलब उसका डीजनरेटिव मतलब जैसे वहाँ टूट फूट स्टार्ट हो गया जैसे, है ना, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल सकते हैं। अब वो टूट फूट के अंदर हो सकता है कि आपको स्वेलिंग आ गया, कोई चोट लगा या कुछ दूसरा उसका कारण हुआ, तो उसमें जब सूजन आ जाती है उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। जैसे कि आपने आइटिस अभी मैंने बताया था ना कि किसी भी बीमारी में अगर जुड़ता है तो इसका मतलब होता है वहाँ सूजन आना। जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, तो आइटिस जुड़ा है तो मतलब लिवर की सूजन को बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक की सूजन को बोल सकते हैं ना, डर्मेटाइटिस स्किन की सूजन को। तो ऐसे ही स्पॉन्डिलाइटिस मतलब जो गर्दन के अंदर रीढ़ की हड्डी और डिस्क हैं उसके अंदर सूजन आएगी, उसको आइटिस मतलब स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि 6 दिसंबर मंगलवार को प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने मंगलवार को भोपाल स्थित आकाशवाणी का निरीक्षण किया था। जी हाँ बिल्कुल दर्शकों, उनकी झलक और उनकी बातचीत उन्होंने क्या हमारे साथ करी आपको बिल्कुल हम दिखाएंगे आगे। और इसके मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आज हमारे साथ अंबेडकर विचारक हैं। जी हाँ, तो आइए अंबेडकर जी, मैम से बात करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी अंबेडकर जी के बारे में। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्रसार भारती के सीईओ हैं उन्होंने 6 दिसंबर मंगलवार जो बीता हुआ हमारा मंगलवार है उस दिन वो आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया था। तो आइए उनकी बाइट सुनते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी। उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्रसार भारती सीईओ हैं गौरव द्विवेदी जी ने मंगलवार को भोपाल स्थित आकाशवाणी संस्था का निरीक्षण किया था। आकाशवाणी पहुंचने पर दूरदर्शन की केंद्र प्रमुख नवनीत कौर और समाचार प्रमुख पूजा पी वर्धन, उप निर्देशक अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रसार भारती सीईओ का स्वागत किया था। प्रसार भारती सीईओ ने दूरदर्शन से बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए देखते हैं। कई दशकों से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा से जो सबसे मॉडर्न तकनीक है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देश में प्रसार भारती और दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से ही हुआ हो। जब मूल स्वरूप में रेडियो शुरू हुआ था या टेलीविज़न या कलर ट्रांसमिशन या एफएम रेडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो
लोक सेवा प्रसारक के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी। अभी हाल ही में G20 का जो कार्यक्रम पूरे देश में हुआ और फिर अंत में उसका जो शिखर समारोह हुआ, तो उसमें भी पहली बार खेलों को छोड़ करके किसी फील्ड में जो 4K में कवरेज है वो प्रसार भारती के द्वारा किया गया, दूरदर्शन द्वारा। तो हमेशा ही टेक्नोलॉजी में अग्रणी श्रेणी में दूरदर्शन और आकाशवाणी रहे हैं, और अभी इसी साल जनवरी में भारत सरकार ने बाइंड योजना के अंतर्गत तकरीबन 2500 करोड़ का एक प्रावधान किया है, जिसमें कि हमारी टेक्नोलॉजी को और मॉडर्नाइज करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल। तो आप सभी ने देखा कि गौरव द्विवेदी जी ने क्या बातचीत करी हमारे साथ। जी हाँ, वो 5 दिसंबर के दिन उन्होंने निरीक्षण किया था। चलिए चलते हैं और अब करुणा मैम से बातचीत करते हैं। उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि 6 दिसंबर के दिन हम पुण्यतिथि बनाते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की। जी हाँ दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वे संविधान के रचयिता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर जी की आज हम सभी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो चलिए मैम से जानते हैं। मैम, जैसे कि हम सभी बाबा साहेब अंबेडकर जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हो सकता है जो हमारी नई पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं जो आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वे परिचित नहीं हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप उनका परिचय हमारे उन यूथ को सबसे पहले आप परिचय दें। जी, मैं बाबा साहब के बारे में यही कहूँगी कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में छावनी में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में जी। और उनके पिता का नाम सूबेदार रामजी मालोजी अंबेडकर था, सकपाल था, और माता भीमाबाई रामोजी सकपाल था। जी। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। जी बिल्कुल। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आप उनके परिवार, जैसे कि आपने उनके पिताजी के बारे में बताया, वे सूबेदार थे। जी, और इसी के कारण उन्हें अंबेडकर जी को पढ़ने का मौका भी मिला। जी बिल्कुल। मैम, उनके स्कूली जो शिक्षा थी, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप सबसे पहले वो जब पहली कक्षा में प्रवेश लिया था उन्होंने, तो एक तो वो दलित समाज के थे और जाति के नाम से सबसे नीचे जाति की जो उस समय माना जाता था, मार जाति से थे। तो उन्हें कक्षा में बेंच पर नहीं बैठा दिया जाता था, उन्हें कक्षा के एक कोने में बिठा दिया जाता था। और सबसे पहले दिन जब वो उन्होंने प्रवेश किया था तो उन्हें एक ज़मीन पर बिठा दिया था। तब उनके पिता ने जब उन्हें देखा कि उनका पुत्र ज़मीन पे बैठा हुआ है, तब उन्होंने उनको बाहर बुलाकर अपने जो कंधे पर गमछा रखा हुआ था उन्हें फाड़ कर दिया और उन्हें बोला कि इसको बिछा कर आप बैठे। दूसरे दिन से वो अपनी एक बोरी लेके जाते थे और वो बोरी पे बैठ के पढ़ते थे। वो इस तरह से उनके साथ में छुआछूत का भेदभाव रहा है जी। और यहाँ तक कि उन्हें कक्षा में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। उनका चपरासी उन्हें ऐसे हाथ की गोंजल करके उनको ऊपर से पानी दे देते थे। इस तरह से उनका संघर्षमय जीवन रहा है बचपन से ही, और गरीबी और निर्धनता के वजह से उन्हें पैसों का भी अभाव रहा है। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि आप बता रही है कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई करी। कोई और होता तो शायद हताश होकर स्कूल जाना बंद कर देता, लेकिन उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। हाँ, बाबा साहब एक कुशाग्र बुद्धि के थे। बुद्धिमानी व्यक्ति होने के वजह से उनके जो ये था, शिक्षा का महत्व समझते थे और उसके वजह से उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। और बुद्धिमान तो थे ही वे, तो वो पढ़ने में होशियार थे और इसी से प्रेरित होकर उनके जो शिक्षक थे केशव कृष्णा अंबेडकर, वो उनसे स्नेह रखते थे और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम, उनका जो अंबेडकर नाम था शिक्षक का, उन्होंने बाबा साहब को वो अपना उपनाम दे दिया था। जी।
और इससे उनका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम भीमराव पड़ गया था। अंबेडकर, जी हाँ बिल्कुल। मैम मैं जानना चाहूँगी कि स्कूली शिक्षा के बाद उनकी जो शिक्षा हुई थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बाबा साहेब अंबेडकर के स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई से यूनिवर्सिटी से बीए किया था। उसके बाद कोलंबिया से एमए, पीएचडी और एलएलबी किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री हासिल की। जी इस तरह से उनके पास भी कुल 32 डिग्रियां हासिल की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक मूल्यवान डिग्री जो बाबा साहब को प्राप्त हुई थी, वो दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे और एकमात्र व्यक्ति थे। और लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो 8 साल की शिक्षा थी। उन्होंने 2 साल 3 महीने में मात्र शिक्षा ग्रहण की थी। जी बिल्कुल, इस बात से समझा जा सकता है कि वो कितने कुशाग्र बुद्धि के थे। जी हाँ जी। बिल्कुल। और मैम इसके साथ मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि उन्होंने लॉ किया था, उन्होंने एलएलबी किया हुआ था, तो इसके कारण उनका संविधान में बहुत बड़ा योगदान था। तो उस बारे में बताएं कि इस संविधान निर्माता उनको कहा जाता है। जी, उन्होंने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 में किया था और 389 सदस्यों के बीच में उन्होंने ये लिखा था। और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए उन्होंने संविधान का निर्माता माना जाता है। और संविधान के माध्यम से ही उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी है, जैसे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पढ़ने का अधिकार दिया है। जब उन्होंने मतदान का अधिकार दिया तब उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, समाज का काफ़ी विरोध सहना पड़ा था। बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब ने ऐसे काम किए हैं जो फेमिनिज्म वाली महिलाएं भले ही उन्हें जानकर भी नहीं मानती हो, लेकिन उनकी समानता और स्वतंत्रता के पुरोधा कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है। बाबा साहब अम्बेडकर 20वीं सदी के वो महामानव थे जिन्होंने असमानता पर आधारित पैतृक संपत्ति को खुली चुनौती दी थी और महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अवसर दिया। आज कामकाजी महिला जो मैटरनिटी लीव का लाभ ले रही है वो सिर्फ बाबा साहब के बदौलत ही ले रही है। समान काम समान वेतन, इसका अधिकार भी बाबा साहब ने दिया था जब वो मजदूर मंत्री थे। जी बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, बाबा अंबेडकर जी ने कहा था कि महिलाओं की समानता की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक जायदाद में जो प्रॉपर्टी होती है जब तक उसमें उन्हें बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये जो नियम था, ये जो लॉ था, ये वही लेकर आए थे। और जो महिलाएं आज समानता का जो उन्हें अधिकार मिला है और जो शिक्षा का अधिकार मिला है, ये सब कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की ही देन है। आज उन्हीं के कारण आज हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं ना कहीं वही कारण है इन सभी चीज़ों के पीछे। जी हाँ, सोचिए आप इतने सालों पहले, जबकि ये चीज़ें आज इतनी ज़्यादा ये जो नियम कानून है ये आज इतने अच्छे से लागू हो चुके हैं, लेकिन इस विषय पर उन्होंने बात कितने सालों पहले कर दी थी। मैटरनिटी लीव जो कि एक है, बिल्कुल इस बारे में हम आगे बात करेंगे। आते हैं हम हमारे आज के विषय सर्वाइकल पेन पर। आज हम डॉक्टर वकील खान से बात कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बहुत सारी समस्याएं बताई सर्वाइकल पेन से संबंधित। सर, मैं जानना चाहूँगी जो कॉमन आज के समय में जो कॉमन समस्या है, जहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो गर्दन का पेन है। तो ये जो कॉमन दर्द है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो गर्दन का दर्द है जिसको हम सर्वाइकल प्रॉब्लम ही बोल रहे थे, इसकी हमने अभी लक्षण के बारे में कारण जैसे लक्षण देखे कि कैसे क्या क्या होता है। अब आगे अगर हम इसके बारे में अगर बात करें कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि आज के समय में इसके जैसे लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है ना। तो मैडम, कारण के जो है इसमें, जैसे हम अगर गर्दन को ज़्यादा टाइम के लिए झुका के कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा आज के टाइम में आईटी मोबाइल जैसे डिजिटल ज़माना है,
बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हैं गर्दन को झुका के, जी। या फिर जो है बैंकिंग सेक्टर वाले होते हैं जो कर्मचारी, वो अपना उनका काम ही कंप्यूटर लैपटॉप पे अपना गर्दन को झुका के करने वाला, ये भी हो सकता है गर्दन की प्रॉब्लम जी हाँ, का। बिल्कुल। या फिर जैसे हम कोई मोटा तकिया लगा के सोते हैं, है ना, मोटा तकिया लगाने के सोने से भी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है जी आपको। हाँ, या बिल्कुल। गर्दन पे कभी भारी वजन उठा दिया हमने, ये भी एक कारण है सर्वाइकल प्रॉब्लम का। या गर्दन पे कभी चोट लग गया, हम गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इस कारण से भी हो सकता है ना। या फिर जैसे मान लीजिए कई लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो पीछे ऐसे बेड पे यानी गर्दन को पीछे ऐसे टिका के, यानी गर्दन को मतलब ज्यादा लोड डाल के उस टाइप से भी देखते हैं, ये भी इसके कारण। तो मतलब गर्दन पे जब लोड पड़ता है या चोट लगती है या गर्दन बहुत देर तक हम झुका के रखते हैं, तब इसके ये कारण हमें देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। सर अब यहाँ पर हमने कारण भी समझ लिए और जी। किस किस प्रकार का दर्द होता है वो भी समझ लिए। जी। अब हम बात करते हैं कि इनका हमें क्या क्या सावधानी लेना चाहिए जी। कि ये समस्या हमारे साथ ना हो। जी देखिए, जो कारण होता है अगर उस कारण को ना करें हम तो सावधानी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने बताया था कि बहुत लंबे टाइम तक जो है आप मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मान लीजिए कोई बैंक वाला, जॉब वाला, IT सेक्टर वाले हैं, उनका काम ही बेचारों का यही होता है कि भाई करना जरूरी है डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे बैठ के, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है एक 20-20 का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है, सर्वाइकल दर्द होना स्टार्ट हो गया है, गर्दन का दर्द स्टार्ट हो गया है, तो उसमें आपको 20-20 मतलब हो गया कि आप जब काम कर रहे हैं तो 20 मिनट के लिए काम करें। यानी 20 मिनट आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे देख के काम करें या मोबाइल पे देख के काम करें गर्दन झुका के। हर 20 मिनट के बाद में 2 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है आपके लिए। जैसे हमने 20 मिनट काम किया, 2 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाए या अपना गर्दन को ऊपर करके कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब वहां से नजरें उठा के गर्दन सीधी कर लेना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम रात को सोते हैं तो तकिया का बड़ा मेन रोल होता है। मैं देखता हूं कि काफी लोग मेरे को बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तकिया लगा के रात को सोए थे, बहुत ज्यादा मोटा, काफी सालों से लगा रहे थे, उसकी वजह से हमें दर्द आ गया। तो देखो, तकिया का रोल मैं बताता हूं क्या रहता है कि अगर आप तकिया लगाते हैं, पिलो लगाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मोटा नहीं लगाना है। लेकिन इसका एक पॉइंट होता है कि अगर आप सीधे सो रहे हैं एकदम मतलब आसमान की तरफ देख के, तो आपको बहुत पतला सा तकिया, एक मान लो चादर भी फोल्ड करके रखेंगे ना, चलेगा। लेकिन अगर आप करवट में सो रहे हैं, करवट में जैसे हम सोते हैं तो देखा होगा अगर आप बिना तकिया के सोएंगे तो हमारी गर्दन टेढ़ी रहेगी, क्योंकि हमारा शोल्डर बाहर निकला है, थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी रहती है। तो हमें गर्दन सीधी रख के सोना होता है। तो गर्दन सीधी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक पतला तकिया जो आता है उसको लगा के जी सोएंगे तो आपकी गर्दन सीधी बनी रहेगी। मतलब आपको अपने हिसाब से सोना है कि हमारी गर्दन सीधी रहे। सीधे सो रहे हैं तो बहुत पतला, जी यानी कि बिल्कुल। चादर। सर यहाँ जी। पे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी। निशा जी, आप भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पानी दर्द होता है ना बच्चे जो करते हैं, उसका क्या कारण होता है? आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंचा है, एक बार फिर से अपना प्रश्न बोल दें। मैं ये बोल रही हूँ कि कान के पीछे आजकल बच्चों को दर्द होने लगा है, जी। पीछे की तरफ। जी। हेलो। जी जी बिल्कुल, आपका प्रश्न हम तक पहुंच गया है। सर, मैम जानना चाह रही हैं कि कान के पीछे आजकल बच्चों को दर्द हो रहा है, तो उसका कारण क्या है और इसका समाधान? देखिए, कान के पीछे दर्द हो सकता है तो इसका हो सकता है सर्वाइकल का भी हो ये, या फिर कान के अंदर का भी प्रॉब्लम हो, है ना। अब इसको वो अगर अपन डायग्नोस करके अगर कोई ट्रीटमेंट बताएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कान के पीछे अब वो डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जब पेशेंट आएंगे उनको देखेंगे, या फिर कान के अंदर से इंटरनल ईयर होता है उसमें कोई हो सकता है दिक्कत आ गई हो, या हो सकता है सर्वाइकल की वजह से भी प्रॉब्लम हो, तो वो उसको एक बार हम देखेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे अगर आपको हम कुछ बता दें और प्रॉब्लम कुछ और निकली और आप ट्रीटमेंट कुछ और कर रहे हैं तो वो सही नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। यानी कि हमें एक बार अगर कुछ इस तरह का दर्द आपको हो रहा है तो डॉक्टर एक को बार कंसल्ट अपने करें। डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और उस दर्द का कारण क्या है इसको जरूर समझे कोई भी ट्रीटमेंट लेने के पहले। बिल्कुल सर, अगर डॉक्टर ने कंफर्म किया है उन्हें कि जो कान के पीछे का दर्द है वो कुछ नस, ये जो सर्वाइकल वाला जो एरिया होता है इसकी ही किसी कारणवश हो रहा है, तो सर फिर हमें क्या कुछ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है या फिर प्रॉपर कुछ मेडिकेशन वगैरह लेना होगा? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ है, अगर उसके आपको दर्द की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हो गया, आपको कंफर्म भी हो गया कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया है, तो इसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट क्या करें। अभी मैं ऐसे आपको कोई मेडिसिन तो बता नहीं सकता क्योंकि इलीगल हो जाएगा ऐसे ऑनलाइन बताना, है ना। तो उसके लिए आपको मैं कुछ होम रेमेडीज बता सकता हूँ, जैसे आप अपने घर में क्या कर सकते हैं जिनसे काफी अच्छा आपको फायदा मिलेगा। सर, होम रेमेडीज हम आपसे लेंगे, उसके पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं। डॉली जी, आप भोपाल से बात कर रही हैं, हमसे अपना प्रश्न करें। हेलो मैडम, नमस्कार, मैं डॉली बोल रही हूँ भोपाल से। जी हेलो। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मेरा सर से सवाल था कि ये सर्वाइकल पेन के लिए हम क्या योगा और एक्सरसाइज से आराम रिलीफ मिल सकता है हमें?
जी तो बिल्कुल उसके मिल लिए सकता है। क्या एक्सरसाइज है? जी देखिए, योगा एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी इफेक्टिव है सर्वाइकल प्रॉब्लम में। मैं आगे आपको जो है एक्सरसाइज के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी देना चाहूँगा, थोड़ा सा जल्दी में बताना चाहूँगा कैसे करेंगे। उससे पहले अगर हम जैसे मैं बात कर रहा था जो होम रेमेडीज की, वो भी आपको साथ में करना पड़ेगा, है ना, यानी एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में जो आपको घरेलू उपचार भी करना होगा। तो घरेलू उपचार जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपको एक तो गर्दन की सिकाई करना होगा, है ना, और गर्दन की सिकाई करना बड़ा आसान है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक जैसे जो अपना सरसों का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल जो बोलते हैं, वो थोड़ा सा लेकर के गर्दन के पीछे जहां से हमारे बाल स्टार्ट होते हैं वहां से लगाना स्टार्ट करें, दोनों कंधों के बीच वाले एरिया तक, कंधों के पीछे भी थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि एक जैसे 1 kg सॉल्ट पाउडर है, नमक जैसे आता है, कोई भी नमक चलेगा जो आपके बाजार में सस्ता वाला नमक पाउडर, टाटा नमक या जो भी आपके बाजार में मिलता है ले सकते हैं। उस नमक पाउडर को एक कपड़े गर्म करें, कढ़ाई में खाना पकाने वाली में गर्म करके कपड़े में बांध के, एक रस्सी से ऊपर बांधेंगे, पोटली बन जाएगी। सिंपली एक नमक को गर्म किया, उसको कपड़े में बांध के पोटली बना लिया। पोटली बनाने के बाद में जो गर्दन पे आपने ऑयल लगाया था उसको एक प्लास्टिक की पन्नी से ढक के, जैसे कोई भी पॉलीथीन जो अपन कपड़े खरीदने या कपड़े रख के देता है दुकान पर, उस टाइप की कोई भी पॉलीथीन ले, प्लास्टिक की पन्नी, उसको ढक के ऑयल को उसके ऊपर दबा दबा के धीरे धीरे सिकाई करें। जहां से गर्दन के हमारे बाल स्टार्ट होते हैं वहां से लेके दोनों कंधों के बीच तक, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों साइड में दबा दबा के। अच्छा, पॉलीथीन क्यों लगानी है? इसलिए जरूरी है कि आपने ऑयल लगाया गर्दन, ऑयल के ऊपर डायरेक्ट वो पोटली रखेंगे तो आपका पूरा तेल तो पोटली पी जाएगी, नमक पी जाएगा। तो भाई हमें नमक थोड़ी तेल पिलाना है, हमें तो गर्दन को पिलाना है, इसलिए हम प्लास्टिक से ढक देते हैं, है ना। कुछ लोगों को डाउट होता है प्लास्टिक जल जाएगा, तो देखो जलने का जब जलेगा उसको रख के छोड़ेंगे तो प्लास्टिक बाद में जलेगा, उससे पहले आपकी गर्दन जल जाएगी। तो जलना नहीं चाहिए, जैसे ही गर्म लगे उठा के दूसरी जगह रखो, लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह रखना पड़ेगा। फिर भी गर्म लगता है तो उस पर एक कपड़ा ढक दें, प्लास्टिक के ऊपर एक टॉवल ढक दें, उसके ऊपर दबा दबा के सिकाई करें। अगर आपको हाथ में भी दर्द आ गया तो हाथ की भी एक सिकाई रहती है, बहुत आसान है। जी सर, हाथ की सिकाई के बारे में हम जानेंगे आपसे। अभी यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ गए भोपाल से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। हेलो। जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना प्रश्न करें। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो। जी जी, सर आपकी आवाज सर कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है और इसलिए हम आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे आपसे। सर, आपसे हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे हाथ की सिकाई के बारे में। तो देखो मैं एक चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि काफी लोगों को डाउट होगा कि भाई कितनी देर करनी है गर्दन की सिकाई, ये मैं बोलना भूल गया। तो देखो इसमें आपको गर्दन की जो मैंने बताया ना ऑयल लगा के करनी है, वो कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में एक बार या 2 बार कर सकते हैं, सुबह या शाम को, या कम टाइम है तो एक बार भी करें। ये तो गर्दन का सिकाई का हो गया। अब इसके बाद में फिर हमारा अगर जैसे नस दबती है तो हाथ में भी तकलीफ आती है, काफी लोगों को देखने को मिलता है हाथ में दर्द आ गया, नमनेस आ गया, टिंगलिंग आ गया, यानी झुंझुनाहट हो रही है, सुनपन आ रहा है। तो हाथ की सिकाई भी बड़े आसान है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक बाल्टी लें, 15 से 20 लीटर उसमें गर्म पानी भरें। गर्म मतलब जितना अपन जैसे नहाने के लिए गर्म करते हैं उतना गर्म होना चाहिए। गर्म पानी भरने के बाद में आपके जैसे बाजार में जहां भी आप रहते हैं वहां फिटकरी भी मिलती है, फिटकरी एलम बोलते हैं। फिटकरी से सिकाई कैसे करना है हम जानेंगे। यहाँ पर माफी चाहती हूँ, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, आप भोपाल से बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाहता था कि हम हमारे बैठने सोने के पोस्चर के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें, जिससे कि अगर ये दर्द हो किसी को तो वो अपना समझ सके कि किस टाइप का पेन है और इससे सुधार से हम इस पेन से बच सकते हैं। जी जी जी, देखो अभी आपको बताया था, आपने सुना होगा कि बैठने का हमने बताया था कि आप इरेक्ट स्ट्रेट पोस्चर में बैठे, यानी आपकी जो गर्दन है जितनी सीधी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। कमर सीधी रहेगी अच्छा है, कमर ज्यादा झुकाएंगे कमर में L4 L5 में यानी लंबर प्रॉब्लम आने लगती है। गर्दन ज्यादा झुकाएंगे गर्दन में आ सकता है। तो एक तो आपका बैठने का पोस्चर सीधा होना चाहिए, और अब गर्दन झुका के काम करना पड़े तो मैंने अभी 20-20 का फॉर्मूला बताया था ना, 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद गर्दन हमें 2 मिनट के लिए सीधा करना होता है, ये करेंगे। बाकी सोने में हमने आपको बताया था कि हमारी जो तकिया होती है वो हमें ज्यादा एकदम मोटी नहीं लगानी है। हम सीधे सोते हैं तो एक चादर से भी काम चलेगा, करवट में सोते हैं तो पतली तकिए से भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये आपको सोने में थोड़ा ध्यान देना है। और जो आपका गद्दा है, मैट्रेस, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, तो ये आपको ध्यान देना है। बिल्कुल, आपको अपनी लग्जरी, आपको थोड़ी अपनी आरामदायक चीजों से बाहर आना होगा और आप बाहर आकर इन सारी समस्याओं से दूरी बना सकते हैं। बिल्कुल। और चलते हैं करुणा जी के पास और करुणा जी से जानते हैं, जो अम्बेडकर सर थे, मैम उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले थे जी। और उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि ली थी।
महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने भी पुणे में पहली महिला पाठशाला खोली थी और उसकी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। इसी से प्रभावित होकर उनको गुरु माना था बाबा साहब ने। जी बिल्कुल। मैम, मैं चाहूँगी आपको इतनी सारी अंबेडकर जी के विषय पर बातचीत के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका, अपने कार्यक्रम में अपना समय दिया। और दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी को पर्यटन पर लेकर चलने का, तो चलिए देखते हैं आज हम आपको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। आज डिंडोरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्यंतक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडोरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेव सफॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारो पानी अभयारण्य। डिंडोरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारो पानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है। यहाँ के जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अटखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। तो दर्शकों, ये था शहर ढिंडोरी और हमने देखा ढिंडोरी शहर के झरनों को, उस शहर की सादगी को कि कितना खूबसूरत है वो शहर। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे थे सर्वाइकल पेन पे और अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर। तो यहाँ पर एक और अंबेडकर विचारक हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप सभी का परिचय उनसे करवाऊंगी। अभिमान सोनवाने सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भारतीय बुद्ध विहार समन्वय समिति भोपाल में अध्यक्ष हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं। उन्हें दलितों के बीच जो भेदभाव था समाज में, उसको उन्होंने ख़त्म किया, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किए। सर, इसके बारे में आप इस विषय पर प्रकाश डालें। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में
बहुत संघर्ष किया है और महिलाओं के लिए विशेष उन्होंने संघर्ष किया है। 1950 के पहले आम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और अन्य वंचित और पीड़ित शोषित वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विशेषकर जो पिछड़ा वर्ग था, वंचित वर्ग था, जिसे प्रचलित भाषा में हम दलित वर्ग कहते हैं, वह दलितों के प्रति जो भेदभाव होता था उसको काफ़ी कुछ महापुरुषों ने भी प्रयास किया भेदभाव ख़त्म करने का। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भेदभाव का कानून बनाया और उस कानून में ये प्रावधान रखा कि जो भी भेदभाव करेगा, जातिवाद करेगा, उसके लिए दंड का प्रावधान रखा। इसलिए भेदभाव को काफ़ी हद तक मिटाने में उनका संघर्ष रहा है, उनका सहयोग रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी हम उस संविधान के आधार पर, संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार, उसके कानूनों के अनुसार हम लोग पूरे देश में एक जागृति पैदा कर रहे हैं। देश को शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर चल रहा है और आज देश विकास कर रहा है, प्रगतिशील है। जी बिल्कुल। सर एक बात और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, वो थे हिंदू धर्म से लेकिन उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। सर इस बारे में आप बताएं। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उसका कारण ये है कि उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाए और उसमें जो जातिवाद, वर्ण व्यवस्था है वो समाप्त हो जाए, जिससे निचले तबके का जो प्रगति है उसकी वो प्रगति हो जाए, उनको पढ़ने का अधिकार मिल जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसमें सुधार की कोई गुंजाइश उस समय के तत्कालीन लोगों ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो बाबा साहब को विवश होकर बुद्ध धम्म में उन्होंने देखा कि इसमें समानता है, न्याय है, स्वतंत्रता है और बंधुता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करीब 21 वर्ष सभी धर्मों का अध्ययन किया, सभी विचारों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने पाया कि बुद्ध का ही धम्म दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसमें समानता है, न्याय है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, महिलाओं का भी उतना ही सम्मान है जितना पुरुषों का है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे विश्वास और पूरे अध्ययन के पश्चात ये निर्णय लिया और उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा लिया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ में बुद्ध धम्म को अपनाया और 5 लाख लोगों को भी बुद्ध धम्म में दीक्षा दिली। जी बिल्कुल। कितनी अच्छी सर आपने जानकारी दी कि आपने ये भी बताया कि उनके साथ साथ 5 लाख और लोगों ने भी इस धर्म को अपनाया था। जी हाँ बिल्कुल। चलते हैं वकील डॉक्टर वकील सर के पास और जानते हैं। वो बता रहे थे सर, आप हमें सिकाई के बारे में बता रहे थे, उसको वो बात अधूरी रह गई थी, उससे आप पूरा करें। तो देखिए हमने जैसे बताया गर्दन की सिकाई कर ली आपने, अगर हाथ में प्रॉब्लम जाती है तो एक हाथ की भी सिकाई घरेलू उपचार मतलब बोल सकते हैं कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है। एक बाल्टी जैसे हमने बोला 15-20 लीटर की पानी की बाल्टी लें, उसके अंदर गर्म पानी भरें। गर्म पानी भरने के बाद में आपके बाजार में एलम मिलेगा, इसको फिटकरी बोलते हैं। जैसे पहले के लोग दाढ़ी शेविंग के बाद गालों पर लगाते थे, आराम से मिल जाती है ना। वो फिटकरी ला करके उसको पीस के थोड़ा दलिया या पाउडर जैसा बना के एक डब्बे में रखें। उसमें से 5 चम्मच फिटकरी का पाउडर एक बाल्टी गर्म पानी में डाल दें और डाल के गोल के बाल्टी को थोड़ी ऊंचाई पे स्टूल या प्लास्टिक की कुर्सी पे रख के रखें और आप उसके सामने बैठे हैं। जैसे मान लो एक कुर्सी पे मैं बैठा हूं, मेरे सामने वाली कुर्सी पे मैंने बाल्टी रख दी है। अब उस बाल्टी के अंदर जिस हाथ में अपन को प्रॉब्लम है उसको रखना होगा। रखने से पहले एक बात जरूर ध्यान रहे, पानी का टेम्परेचर जरूर चेक करें कि कभी कभी ज्यादा गर्म होता है, हाथ डाल दिया जल गया। हम ये सोच के ज्यादा करते हैं कि ज्यादा गर्म होगा जल्दी ठीक होंगे, तो जल भी सकता है भाई, है ना। तो इसलिए अपन को चेक करें उसको, उसके बाद अपना हाथ डालें उसके अंदर। हाथ डालेंगे तो अब आधा हाथ तो डूब जाएगा जितनी पानी की गहराई है, लेकिन आधा शोल्डर तक ऊपर बाहर रह जाएगा। पर हमें तो पूरे हाथ की सिकाई करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साथ में गिलास रखें, दूसरे हाथ से गिलास से पानी भर भर के कंधे के ऊपर डालेंगे, पूरे हाथ में फैलती हो जाएगा, सिकाई हो जाएगी। फिर पानी भरे, फिर डालें। तो 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी करेंगे सफिशिएंट है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, ये सिकाई आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। मैम हेलो।
जी जी जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपना प्रश्न करें। नहीं, डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी मुझे 5-6 महीने पहले सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया था। जी जी उसका इलाज किया मैंने, जी अभी बिल्कुल ठीक है। जी, बहुत बढ़िया। अब तो हाथ में झुंझुनी आ रही थी और जी। इंडेक्स फिंगर होता है ना, वहां तक की मतलब झुंझुनी थी। जी लेकिन मतलब वो तो ठीक हो गया सारा दर्द। जी लेकिन ये इंडेक्स फिंगर का जो है ना, इसमें विशेष प्रकार का सेंसेशन होता है एक्चुअली। जी जैसे ग्लास भी कोई पकड़ते हैं ना, तो वो उंगली हट जाती है इसके लिए। जी जी जी, देखिए आप बता रहे हैं कि आपकी फिंगर में अभी भी झुंझुनी बची है। झुंझुनी मतलब जी। नमनेस बोलते हैं उसको, या जैसे या टिंगलिंग बोल सकते हैं उसको। नमनेस बोलते हैं सुन सुन होना, और झुंझुनी को बोलते हैं टिंगलिंग, यानी सुई ऐसा चुभना। तो अगर ये हो रहा है तो आपका, मुझे लगता है कि अभी भी आपकी नस पूरी तरीके से नहीं खुली है। वो बात अलग है, आपकी प्रॉब्लम कम हो गई है, लेकिन क्योंकि ये एक लक्षण होता है नस दबने का ही, है ना। तो आप मेरे हिसाब से जो है अभी जो एक्सरसाइज बताई जाएंगी और सिकाई वगैरह जो बताई वो कर सकते हैं। या फिर अगर फिर भी आपको तकलीफ में आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने पास के किसी डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं दूसरी जगह सब कुछ ठीक हो गया है, बस झुंझुनी नहीं गई है, तो आप ये करके देखे जो बताया गया है, नहीं ठीक होते तो फिर भाई आपको मिलना पड़ेगा कहीं डॉक्टर साहब से, किसी से अपने पास के। तो वो हो सकता है अभी नस पूरी तरीके से ना खुली हो आपकी। जी बिल्कुल, आप एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो बेहतर होगा। वो आपकी सामने देखकर वो आपकी जांच करेंगे। देखिए सर, मुझे जो बातचीत के दौरान ये समझ में आया है जी। कि सिर्फ घरेलू उपचार ही नहीं, मतलब अगर आपको कोई ऐसी परेशानी हो रही है तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से बिल्कुल, कंसल्टेंसी बिल्कुल। है कि आप उसको कंसल्ट जरूर करें और समझें कि वो समस्या क्या है। वो घरेलू उपायों से ठीक हो जाएगा या फिर आपको मेडिकेशन या विशेष प्रकार की कोई एक्सरसाइज आपको करनी होगी। इन सभी चीज़ों को आप समझ कर चलें। सर, बात एक्सरसाइज की निकली है तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक्सरसाइज भी बता दें जिनसे उनको रिलीफ मिल सकता हो इन सभी पेन्स में। देखिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम है आपको तो आप उसमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। बस ये जो मैं अभी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, इनको अगर आपको चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर गर्दन के अंदर जैसे फ्रैक्चर हुआ है रीढ़ की हड्डी, वो लोग ना करें प्लीज, है ना। वो अपने अपने डॉक्टर से मिलकर या उनकी सलाह पे करें। लेकिन जो कॉमन काफी दिनों से सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बेसिक जो प्रॉब्लम है यानी दर्द हो रहा है, उसमें आप ये कर सकते हैं। बड़ी आसान होती है, खुद से कर सकते हैं। यानी आपको सीधा बैठ के गर्दन और कमर सीधी रखेंगे और गर्दन को 10 से 15 बार आगे झुकाना है, सिंपली 10 से 15 बार पीछे। यानी एक बार हुआ और ये आगे गए, पीछे गए, 2 बार हुआ, इस टाइप से, यानी धीरे धीरे करें। तो ये आप 10 से 15 बार स्टार्टिंग में करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा कर देंगे दूसरे दिन दर्द बढ़ जाएगा, है ना। तो कम कम करें आप, जो है ना, धीरे धीरे। तो 10 से 15 बार आगे, 10 से 15 बार पीछे। इसके बाद में फिर 10 से 15 बार आपको साइड में झुकाना है। पहले राइट साइड में झुकाएं, फिर धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड में झुकाएंगे। फिर अपनी जितना आप कर पा रहे हैं उतना, ऐसा नहीं कि पूरा झुका दिया आपने, जितना कंफर्टेबल होकर कर पा रहे हैं उतना। 10 से लेफ्ट, 10 बार 15 बार राइट में, है ना। इसके बाद में ये आपने झुकाया तो आप गर्दन को टर्न लेना है आपको। टर्न में मतलब बोल सकते हैं कि गर्दन आपका लेफ्ट में जाना चाहिए। जैसे मान लो लेफ्ट या राइट में गया पहली बार, फिर दूसरी बार अपोजिट में दूसरी साइड में लेके गए, फिर ऐसे करके 10 से 15 बार ये आपको करनी होगी, ठीक है। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप उसमें जो है आप रोटेशन कर सकते हैं गर्दन का। रोटेशन में जैसे मान लीजिए आपने पहले गर्दन आगे किया, फिर राइट साइड में ले गए, फिर पीछे लेके गए, राइट में ले, लेफ्ट में ले गए और सीधे किया, ये एक रोटेशन हो गया। इस टाइप से धीरे धीरे आप जो है जितना कर पा रहे हैं उतना, यानी 10 से 15 बार स्टार्टिंग में, फिर उसको उल्टा कर सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 10 से 15 बार स्टार्टिंग में 10-15 बार, फिर इसको आप बढ़ाते बढ़ाते 20 से 30 बार भी लेके जा सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, है ना। इसके बाद में फिर आपको एक एक्सरसाइज और करना रहेगा जिसमें आपको बड़ा आसान है वो भी, कि जैसे मतलब आपने गर्दन को आगे पीछे लेके आना है। जैसे अपना मान लो आप हाथ रख लिए, अब ये मेरी हाथ मान लो साइड में, अगर साइड व्यू दिखाना चाहूंगा तो आप ये इस टाइप से बैठे हैं। अब अपनी गर्दन को आगे लेके, शरीर नहीं जाना है, आपकी गर्दन जाएगी इस टाइप से। मान लीजिए मैं अगर अपना करके दिखाता हूं तो मतलब मेरा हाथ थोड़ा डिस्टेंस पे जितना मैं दूर कर सकता हूं, गर्दन आगे लेके गए, पीछे लेके आए, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। तो इस टाइप से 10 से 15 बार ये कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रैक्शन जरूर करें आपको, इससे तुरंत मतलब आराम अच्छा लगता है। ट्रैक्शन में किसी अपने फैमिली मेंबर की मदद लेंगे, उसको उनको बोलना है कि एक हाथ गर्दन के पीछे, सिर के पीछे, एक चिन के नीचे लगा के और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, जितना मतलब आप उठवा सकते हैं, झटका ना दें उसमें। और ये 10 बार ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, आपने इतनी सारी एक्सरसाइज बताई। बिल्कुल दर्शकों, इन सभी को आपको करना है, लेकिन ध्यान रखते हुए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज से आपको शुरू करना है। और बहुत दिन, मतलब जब आपने शुरू कर लिया हो, धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना है, वरना हो सकता है कि आपको परेशानी आपकी बढ़ जाए। चलिए चलते हैं अभिमान सर के पास। और सर, महिलाओं के लिए, जैसे कि आपने बताया कि अंबेडकर जी ने बहुत काम किया था महिलाओं के लिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन कौन से अधिकार थे जो वो लेकर आए हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में महिलाओं के लिए, उनकी प्रगति के लिए प्रावधान किया, वो 1950 में जो संविधान हमारा लागू हुआ
उसके पहले महिलाओं को कोई भी अधिकार सुविधाएं नहीं थी। तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको एजुकेशन का अधिकार दिया, पढ़ाई का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। और जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो वो अपने अधिकार समझने लगता है, अपने कर्तव्य समझने लगता है। तो धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को उनकी माता पिता की संपत्ति में उनको अधिकार दिलाया। जैसे बेटों को अधिकार होता है वैसे बेटियों को अधिकार दिलाया। और विशेषकर वंचित वर्ग की जो महिलाएं थी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया कि आरक्षण के माध्यम से भी महिलाएं जो है, वंचित वर्ग की महिलाएं आगे की ओर जा सकती है, प्रगति कर सकती है। और एजुकेशन में तो दिया ही, साथ में जो हम लोग सर्विस करते हैं, नौकरियां करते हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें प्रमोशन का भी प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी रखा। और आज हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ महिलाएं, हमारे देश का जो 50% वर्ग है, महिला वर्ग, वो आज काफ़ी बड़े बड़े पदों पर है। और उसका यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1950 में जो संविधान देश को दिया, उसमें ये कानून बनाए गए कि इनकी एजुकेशन फ्री हो, महिलाओं की भी एजुकेशन फ्री हो, उनको अवसर मिले और उनको प्रमोशन मिले सर्विस में आने के बाद, और वो प्रगति की ओर जाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत सारे, जैसे डिलीवरी के समय, प्रसूति के समय विशेष उनको सुविधाएं दी जाती है, स्पेशल लीव दी जाती है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं की तरक्की के लिए किया। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर किसी समाज की आपको तरक्की देखनी है, उन्नति देखनी है, वो परखना है कि इनकी उन्नति हुई है कि नहीं किसी समाज की, तो आपको सबसे पहले महिलाओं पे नज़र डालनी पड़ेगी कि महिलाएं कितनी शिक्षित है, कितनी आगे की ओर गई हैं। उसी से हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये समाज, ये वर्ग जो है काफ़ी ऊपर गया है। क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है उसके बिना समाज उन्नति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा का अधिकार तो दिया ही, आरक्षण भी दिया महिलाओं को, और प्रमोशन में भी आरक्षण दिया, और दूसरा माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया, और डिलीवरी के उसमें उनको विशेष अधिकार दिया। इस प्रकार ऐसे कई अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हैं, जिससे आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में महिलाएं ऊपर की ओर है, प्रगति की ओर है और उन्नति की ओर है। जी बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही गई थी कि जब भी आपको किसी देश की तरक्की को समझना है तो वहाँ के बच्चे और महिलाओं की स्थिति को आप देखिए और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी तरक्की उस देश ने करी है। वकील सर के पास चलते हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से डाइट, जब सर्वाइकल का पेन से अगर हम जूझ रहे हैं तो हमें कैसी डाइट लेनी होगी, ये आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि समय हमें बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। तो देखिए, अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो डाइट की बात करें तो आप इसमें जैसे कुछ बेसिक में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ जिसमें आपको आराम देंगी। तो जैसे सुबह खाली पेट आपको जो है मेरे हिसाब से मेथी के दाने, अखरोट और अंजीर खाना चाहिए। तो मेथी दाना, अखरोट, अंजीर खाने का तरीका बड़ा आसान है कि रात को 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच मेथी के दाने, 2 दाने यानी अखरोट के और 2 दाने अंजीर के, फिग जो बोलते हैं, ड्राई फिग, उसको भिगो के रखें। रात को सुबह पानी में से निकाल के उनको सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा के खाना है। और ऊपर से वो पानी भी पी सकते हैं जिसमें आपने मेथी दाना, अखरोट डाले थे। बहुत अच्छे आइटम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, दर्द भी कम करेगा, है ना, डाइजेशन भी अच्छा करता है, शुगर भी मेंटेन, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मतलब अच्छे फायदे हैं। इसके बाद शाम के टाइम पे आप जो है या दिन के टाइम पे एक आइटम और ले सकते हैं, जैसे अदरक का पाउडर, जिसको सौंठ पाउडर बोलते हैं। सौंठ पाउडर लेके 1 चम्मच, उसके अंदर 2 चम्मच शहद और 3 दाने काली मिर्च के पीस के उसको मिक्स करके दिन में 1 बार ले सकते हैं आप, दिन में या शाम को कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रूट्स लें, सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, बस अगर ज्यादा सूजन या दर्द है तो खट्टे फ्रूट्स ना लें, है ना। इसके बाद में सब्जियां लें, हरी सब्जियां, ऑयल कम डालें उनके अंदर। एग खाते हैं तो वो भी प्रोटीन के लिए, या फिर नहीं खाते तो अपना जो अपन पनीर बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। दूसरा आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए
अगर आइटम की बात करें तो हरी सब्जी मतलब आपको नेचुरल चीजें लेनी है, जो फल जी, फ्रूट जो बिल्कुल। सब्जी होंगे, उल्टा सीधा कुछ ना खाएं, खट्टा ठंडा, है ना, या जी, फिर जैसे यानी ऑयली कि आइटम। खाना बहुत सादा खाएं और बिल्कुल। कोशिश करें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के जी। लिए। और दर्शकों, आप सर ने जो एक्सरसाइज बताई हैं वो आप यूट्यूब चैनल पर भी सर के देख सकते हैं, उनके नाम से उनका चैनल है। जी। और सर अंत में मैं चाहूँगी कि 2 लाइंस का मैसेज आप हमारे दर्शकों को देते हुए जाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज को एक संदेश दिया, अपने वंचित वर्ग के समाज को एक संदेश दिया कि ये जो कारवां मैं यहाँ तक लाया हूँ, ये बड़े संघर्ष और बड़ी कठिनाइयों के बाद इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। जी। अगर आप इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कारवां को पीछे भी मत जाने देना और पीछे की ओर मत ढकेलना। कितनी एक बहुत बड़ा संदेश बहुत- बाबा जी। साहब अम्बेडकर जी ने इस इतनी वंचित अच्छी समाज बात को दी। उन्होंने हम सभी से कही कि अगर आप आगे नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम जो वो जहाँ पर है उसे वहीं पर रखिए। भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन, उनके लिए श्रद्धांजलि। और दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी से अनुमति लेने का। अभिमान सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।